बेंजामिन एस्पिसितो फेडरल कोर्ट का एक जस्टिस एजेंट रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी के एक ऐसे केस पर नॉवेल लिखने की कोशिश कर रहा था जिसने 25 साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह केस था लिलियाना नाम की एक लड़की का, जिसकी उसके घर में बड़ी बेरहमी से रेप करके हत्या कर दी गई थी। महीनों की कोशिश के बाद भी बेंजामिन को समझ नहीं आ रहा था कि कहानी शुरू कहां से करे और पूरे केस को नॉवेल का रूप कैसे दे। अपनी इसी उलझन को सुलझाने के लिए वो आयरीन से मिलने उसके ऑफिस पहुंचा, जो ब्यूनस आयर्स नामक शहर में था। 25 साल पहले बेंजामिन उसी ऑफिस में काम किया करता था और आयरीन उसकी बॉस हुआ करती थी। बेंजामिन उसे मनी मन चाहता भी था। सालों बाद अचानक बेंजामिन से मिलकर आयरीन काफी खुश हुई। जब बेंजामिन ने उसे अपने नॉवेल लिखने की चाहत के बारे में बताया तो पहले तो आयरीन को ताज्जुब हुआ, क्योंकि बेंजामिन का नेचर कभी भी एक लेखक जैसा नहीं था। लेकिन जब उसने देखा कि बेंजामिन सीरियस है तो उसने पूछा, नॉवेल लिखने की असली वजह क्या है? बेंजामिन ने बताया कि इसकी कई वजहें हैं, पर खासकर दो हैं। एक तो ये कि मैं बिल्कुल खाली और अकेला हूं, और दूसरी कि उस केस की यादें मेरे दिल से कभी गई ही नहीं। बेंजामिन ने आयरीन को अपनी असली परेशानी बताई कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि नॉवेल की शुरुआत कहां से की जाए। इस पर आयरीन ने उसे सलाह दी कि जो भी पहली चीज उसे याद आती है वो वहीं से लिखना शुरू करे। आयरीन की इस बात पर बेंजामिन को 25 साल पहले का वो दिन याद आया, जब आयरीन एक डेप्यूटी जज बनकर पहले दिन ऑफिस आई थी। उसे देखते ही पहली नजर में बेंजामिन को उससे प्यार हो गया था। वह हर रोज सोचता कि अपने प्यार का इजहार आयरीन से करे, लेकिन आयरीन एक ऊंचे और रईस खानदान की लड़की थी, और तो और वो उसकी बॉस थी। उनकी उम्र में भी काफी फासला था। वो बेंजामिन से काफी छोटी थी। इन वजहों से बेंजामिन संकोच करता था और अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। एक दिन बेंजामिन अपने ऑफिस के कामों में व्यस्त था कि तभी उसको खबर मिली कि लिलियाना नाम की एक लड़की का रेप करके मर्डर कर दिया गया है। दरअसल सन 1974 के आसपास अर्जेंटीना की कानूनी व्यवस्था आज के मुकाबले काफी अलग थी। उस समय अर्जेंटीना की कानूनी व्यवस्था में जब कोई गंभीर अपराध जैसे हत्या या बलात्कार होता था तो संबंधित कोर्ट की टीम को जांच के लिए सीधे घटनास्थल पर जाना पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोर्ट का क्लर्क मौके पर मौजूद होता था तो वो इस बात की पुष्टि करता था कि पुलिस ने सारे सबूत कानूनी तरीके से जुटाए हैं, जिससे केस में पुलिस की तरफ से सबूतों के साथ छेड़छाड़ का खतरा कम हो जाता था। खबर मिलते ही बेंजामिन पुलिस इंस्पेक्टर बायज के साथ क्राइम सीन पर पहुंचा। शुरुआत में बेंजामिन को लगा कि एक साधारण मर्डर केस होगा, लेकिन जब उसने विक्टिम की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। लिलियाना की लाश पूरी तरह नंगी बेड से आधी लटकी हुई फर्श पर पड़ी थी। उसके बदन पर लगे गहरे जख्म ये बताने के लिए काफी थे कि उसके आखिरी पल कितने दर्दनाक रहे होंगे। कातिल ने उसके साथ सिर्फ जबरदस्ती ही नहीं की थी, बल्कि उसे इतनी बेरहमी से मारा था जैसे वो किसी इंसान का नहीं बल्कि हैवान का काम हो। क्राइम सीन की जांच पड़ताल करने के बाद बेंजामिन और बायज पूछताछ के लिए लिलियाना के पति रिकार्डो मोरालेस से मिले, जो एक बैंक में क्लर्क का काम करता था। उन्होंने रिकार्डो से कुछ आम सवाल पूछे, जैसे क्या घर की चाबी उनके अलावा किसी और के पास थी, और क्या हाल फिलहाल उनका किसी से झगड़ा वगैरह हुआ था। रिकार्डो ने बड़े भारी मन से उनके सभी सवालों के जवाब दिए। अगली सुबह ऑफिस में एक अजीब सी हलचल थी। रोमानो नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर, जो अपनी बदतमीजी और करप्शन के लिए जाना जाता था, बड़े गर्व के साथ ऑफिस में दाखिल हुआ। उसने बेंजामिन और उसके साथियों को खबर दी कि लिलियाना रेप और मर्डर केस सॉल्व हो चुका है। उसने बताया कि उसी बिल्डिंग की छत पर काम करने वाले 2 मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनकर सब हैरान रह गए, खासकर बेंजामिन, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस इतनी जल्दी इतनी आसानी से असली मुजरिमों तक कैसे पहुंच गई। बेंजामिन तुरंत कस्टडी में उन मजदूरों से मिलने पहुंचा, जहां उसका शक सही साबित हुआ। सलाखों के पीछे वो दोनों मजदूर बुरी तरह डरे सहमे हुए थे। उनके चेहरे और शरीर पर लगी ताजी चोटें साफ बता रही थी कि पुलिस ने उनके साथ कितनी बर्बरता की थी। उन दोनों बेगुनाह मजदूरों को बेरहमी से मारकर उनसे जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाया गया था। लॉकअप में उन बेगुनाह मजदूरों की हालत देखकर बेंजामिन का खून खौल उठा। वो फौरन रोमानो के पास गया और उस पर बुरी तरह बरस पड़ा।
लेकिन रोमानो एक भ्रष्ट और अहंकारी अफसर था। उसने अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा बेंजामिन पर चिल्लाना शुरू कर दिया। रोमानो जैसे करप्ट ऑफिसर के लिए ये कोई केस नहीं बल्कि सिर्फ एक फाइल थी जिसे किसी तरह बस बंद कर दिया गया था। लेकिन बेंजामिन के लिए यह दिल दहला देने वाली घटना थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। बेंजामिन ने हार नहीं मानी। वो लिलियाना के इस फाइल को बार बार इस उम्मीद से खंगालता रहा कि शायद कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो उसे असली कातिल तक पहुंचा सके। इसी सिलसिले में वो एक बार फिर लिलियाना के पति रिकार्डो से मिला। रिकार्डो ने बेंजामिन को अपनी शादी और पुरानी यादों का फोटो एल्बम दिखाया। फोटोज दिखाते हुए उसने बताया कि कैसे उसकी मुलाकात लिलियाना से हुई थी और कैसे उन्हें प्यार हुआ था। बेंजामिन खामोशी से उन तस्वीरों को देख रहा था। तभी बातों बातों में रिकार्डो ने पूछा, अगर तुम लोग असली कातिल को पकड़ लेते हो तो उसे क्या सजा मिलेगी? बेंजामिन ने जवाब दिया, उम्र कैद। अर्जेंटीना में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्र कैद की है। हमारे कानून में मौत की सजा नहीं है। रिकार्डो ने कहा, मैं भी नहीं चाहता हूं कि उसे मौत की सजा मिले। ऐसे लोगों के लिए मौत एक आसान सजा है। ऐसे लोगों की असली सजा यह है कि वो अपनी पूरी जिंदगी इस एहसास के साथ जिएं कि उन्होंने कितनी बड़ी दरिंदगी की है। सुराग की तलाश में बेंजामिन लिलियाना की शादी से पहले की तस्वीरें देखने लगा। एल्बम के पन्ने पलटते हुए बेंजामिन की नजर एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली बात पर जाकर टिक गई। उसने नोटिस किया कि अलग अलग मौकों पर खींची गई तस्वीर में एक लड़का बार बार नजर आ रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि जहां हर फोटोज में बाकी लोग मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रहे थे, वहीं वो लड़का कैमरे को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ लिलियाना को घूर रहा था। उसकी आंखों में लिलियाना के लिए एक अजीब सा पागलपन और खिंचाव साफ झलक रहा था। बेंजामिन ने तुरंत उस लड़के पर उंगली रखते हुए रिकार्डो से पूछा, ये कौन है? रिकार्डो ने एल्बम में नाम चेक किया, बताया, इसका नाम गोमेज है। जब बेंजामिन ने रिकार्डो को भी वो तस्वीरें दिखाई तो उस लड़के को लिलियाना की तरफ इस तरह घूरते देख वो भी सन्न रह गया। फोटो वाली बात ने रिकार्डो के मन में भी शक पैदा कर दिया था। बेंजामिन के जाने के बाद उसने फोन बुक से गोमेज के घर का नंबर खोजा और तुरंत गोमेज के घर फोन मिलाया। फोन गोमेज की मां ने उठाया। जब रिकार्डो ने गोमेज के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो अब वहां नहीं रहता बल्कि ब्यूनर्स आयर्स शहर चला गया है। चूंकि रिकार्डो भी ब्यूनस आयर्स में ही रहता था, इसलिए उसने गोमेज का एग्जैक्ट पता निकालने के लिए बड़ी चालाकी से एक झूठ बोला। उसने कहा कि वो सरकारी दफ्तर से बोल रहा है और गोमेज के लिए एक बेहतरीन नौकरी का प्रस्ताव लाया है। गोमेज की मां को उसका मौजूदा पता तो नहीं मालूम था, लेकिन उसने इतना जरूर बताया कि वो वहां किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। इसके बाद रिकार्डो ने बात को घुमाते हुए पूछा, क्या गोमेज लिलियाना नाम की किसी लड़की को जानता है? क्योंकि इस नौकरी के लिए उसी ने गोमेज का नाम रेफर किया है। लिलियाना का नाम सुनते ही गोमेज की मां की आवाज खुशी से खिल उठी। उसने कहा, ओह, ये जानकर गोमेज बहुत खुश होगा कि लिलियाना ने उसे नौकरी के लिए रेफर किया। वे दोनों कभी डेट किया करते थे और गोमेज उस लड़की को बहुत पसंद किया करता था। ये सुनते ही रिकार्डो के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि बेंजामिन का शक बिल्कुल सही था। यह सच जानकर उसका गला भर आया और उसने घबराहट में तुरंत फोन काट दिया। रिकार्डो ने यह सारी बात बेंजामिन को बताई। खबर मिलते ही बेंजामिन अपने साथी ऑफिसर बायज के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन साइट पर पूछताछ करते हुए अंत में उस साइट पर पहुंचा जहां गोमेज काम करता था। वहां उन्हें पता चला कि गोमेज वहां काम तो करता था, पर बीती रात उसे उसकी मां का फोन आया था। फोन पर बात करते ही वो बेचैन हो उठा। उसने 10 मिनट के अंदर अपना सामान पैक किया और पिछले हफ्ते की मजदूरी लिए बिना ही वहां से भाग निकला। मजदूरी छोड़कर इस तरह रातों रात भागना कोई मामूली बात नहीं थी। ये जानकर बेंजामिन का शक अब यकीन में बदल गया। बेंजामिन समझ गया कि उसकी मां ने उसे फोन कर नए जॉब ऑफर और लिलियाना द्वारा रेफर किए जाने वाली बात बताई होगी, जिससे वो समझ गया होगा कि पुलिस उसे खोज रही है। गोमेज का ये डर और उसका इस तरह भागना ही उसके गुनाहगार होने का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी गोमेज को खोजना, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो उस वक्त कहां छुपा था। बेंजामिन को लगा कि गोमेज तक पहुंचने का सुराग उसकी मां के घर से मिल सकता है, जैसे उसके किसी लेटर या किसी नोटबुक में लिखे पते से।
उसने जज से सर्च वारंट की मांग की ताकि वो चिविलकॉय जाकर उसकी मां के घर की तलाशी ले सके, लेकिन जज ने साफ मना कर दिया। उसके लिए वो केस बंद हो चुका था और वो एक बंद हो चुके केस के संदिग्ध के घर का सर्च वारंट इशू नहीं कर सकता था। हार मानने के बजाय बेंजामिन ने एक जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपने जूनियर और जिगरी दोस्त पाब्लो सैंडोवल को मनाया कि वो दोनों बिना वारंट के ही चुपके से गोमेज की मां के घर में घुसेंगी और सुराग ढूंढेंगे। बेंजामिन और पाब्लो चिविलकॉय पहुंचे और गोमेज की मां के घर के बाहर अपनी कार में बैठे मौके का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद गोमेज की मां अपने कुत्ते के साथ कहीं जाने के लिए निकली। दोनों मौका पाकर घर में घुस गए। अंदर उन्होंने पागलों की तरह सुराग ढूंढना शुरू किया। उन्हें कुछ चिट्ठियां भी मिली, लेकिन बदकिस्मती से उन पर कोई पता नहीं लिखा था। बेंजामिन ने उम्मीद में डस्टबिन तक छान मारा, पर सब बेकार। अभी वो सोच ही रहे थे कि आगे क्या करें, तभी गोमेज की मां वापस आ गई। दोनों दीवार के पीछे छिप गए। पकड़े जाने के डर से दोनों की हालत खराब हो गई थी, पर जैसे तैसे नजरें बचाकर वो दोनों वहां से भाग निकले। वापस आकर उन्होंने वहां से लाई चिट्ठियों को एक एक करके खंगालना शुरू किया। उन पन्नों में गोमेज ने कई नाम और जगहों का जिक्र तो किया था, पर अपना कोई मौजूदा पता नहीं लिखा था। बेंजामिन अभी इस नाकामी से जूझ ही रहा था कि जज ने उसे और पाब्लो को अपने केबिन में बुलवाया। जज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें चिविलकॉय पुलिस से खबर मिली कि गोमेज की मां ने अपने घर में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसके घर के पास एक सीसीटीवी में एक संदिग्ध कार देखी गई है, जो बदकिस्मती से बेंजामिन के नाम पर रजिस्टर थी। जज ने दोनों को फटकार लगाई कि उसके मना करने के बावजूद भी वो दोनों गोमेज की मां के घर में घुसे। बेंजामिन और पाब्लो की इस हरकत से आयरीन भी बेहद नाराज थी। आखिर एक सरकारी अफसर का इस तरह कानून तोड़कर किसी के घर में घुसना कोई मामूली बात नहीं थी। अगर यह खबर बाहर आ जाती तो न सिर्फ उन दोनों को सस्पेंड किया जाता, बल्कि पूरे विभाग की भारी बदनामी भी होती। खैर, आयरिन जानती थी कि बेंजामिन और पाब्लो ने लिलियाना और उसके पति को न्याय दिलाने के लिए इतनी बड़ी चुनौती को अंजाम दिया था। उसने समझदारी से काम लिया और अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए मामले को रफा दफा करवा दिया। एक शाम बेंजामिन ट्रेन स्टेशन की भीड़भाड़ से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर बेंच पर बैठे रिकार्डो पर पड़ी। वो बिल्कुल शांत बैठा आने जाने वाले हर चेहरे को गौर से देख रहा था। बेंजामिन उसके पास गया और बातों बातों में उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस पर रिकार्डो ने बड़ी सहजता से कहा, वो पिछले 1 साल से हर रोज स्टेशन पर बैठकर सिर्फ गोमेज का इंतजार करता है। उसे यकीन है कि गोमेज एक ना एक दिन अपनी मां से मिलने जरूर आएगा, जिसके लिए उसे इस स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होगी और उस दिन रिकार्डो उसे पकड़ लेगा। बेंजामिन ये सुनकर सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इंसान अपनी पत्नी के इंसाफ के लिए इस हद तक जा सकता है। रिकार्डो का यह जुनून सिर्फ इंतजार नहीं, बल्कि एक ऐसी गहरी मोहब्बत की निशानी थी जिसने बेंजामिन को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। अगली सुबह जब बेंजामिन ऑफिस पहुंचा तो पाया कि पाब्लो ऑफिस नहीं आया था। पता चला कि वो काम छोड़कर बार में शराब पी रहा है। बेंजामिन गुस्से में वहां पहुंचा, लेकिन पाब्लो ने उसे जो बताया उससे उसका सारा गुस्सा शांत हो गया। पाब्लो ने बताया कि वो रात भर गोमेज के उन चिट्ठियों में सुराग ढूंढने की कोशिश करता रहा और आखिरकार उसे एक सुराग मिल ही गया। उसने बताया कि चिट्ठियों में लिखे वो अजीब नाम जैसे कि ओलेनियाक, एनीटो और मैनफ्रेदिनी दरअसल किसी आम आदमी के नहीं, बल्कि रेसिंग क्लब फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के नाम थे। पाब्लो ने उन कड़ियों को जोड़कर यह नतीजा निकाला कि गोमेज फुटबॉल का बहुत बड़ा दीवाना था। पाब्लो ने बेंजामिन को एक बहुत गहरी बात समझाई। उसने कहा, हर इंसान दुनिया में अपना सब कुछ बदल सकता है, अपना चेहरा, घर परिवार, यहां तक कि अपना धर्म भी, लेकिन वो कभी भी अपना जुनून नहीं बदल सकता। उसने खुद उदाहरण देते हुए समझाया और कहा, अब मुझे ही देख लो, मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा परिवार है, लेकिन फिर भी मैं अपने शराब पीने के जुनून को छोड़ नहीं पाया। पाब्लो के इस बात में दम था, चूंकि चिट्ठियों से साफ था कि गोमेज फुटबॉल का दीवाना था, तो जाहिर सी बात थी कि वो फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम जरूर जाता होगा। वे दोनों हर मैच में स्टेडियम के चक्कर काटने लगे। करीब 1 महीने तक खाक छानने के बाद एक मैच के दौरान भीड़ में अचानक
उन्हें गोमेज दिख गया। उसे देखते ही वो उसके पीछे लपके, लेकिन तब तक गोमेज को शक हो गया था और वो वहां से भागने लगा। दोनों ने तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एक लंबी और थका देने वाली दौड़ के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ने में कामयाब रहे और उसे हिरासत में ले लिया गया। हिरासत के बाद जब पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू हुई तो गोमेज ने ये तो कबूला कि वो लिलियाना को जानता है, पर बड़ी चालाकी से उसके रेप और मर्डर की घटना से अनजान बनने का नाटक किया और साफ मुकर गया कि वो वारदात वाली जगह पर मौजूद था। वो तो लिलियाना के मरने का झूठा शोक भी मनाने लगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो आयरीन ने एक बहुत ही जोखिम भरा तरीका अपनाया। उसने गोमेज की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखते हुए कहा, यह सही कह रहा है, ये लड़का लिलियाना का रेप कर ही नहीं सकता। जरा देखो इसे, ये कितना कमजोर और दुबला पतला है। लिलियाना जैसी लड़की को संभालना इसके जैसे नामर्द की बात नहीं है। ये किसी लड़की का रेप तो क्या, उससे बात भी कर ले तो बड़ी बात है। अपनी मर्दानगी का अपमान गोमेज बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसका असली जानवर बाहर आ गया। यह साबित करने के लिए वो एक ताकतवर मर्द है। वो आयरीन पर चिल्ला पड़ा, तू अपने आप को समझती क्या है? मैं कमजोर और नामर्द नहीं बल्कि एक पक्का मर्द हूं। एक ऐसा मर्द जो लिलियाना के रेप के बाद उसका मर्डर करने से भी नहीं डरा। उसने न सिर्फ चीखते हुए अपना घिनौना जुर्म कबूल किया बल्कि हिंसक होकर आयरीन पर हमला कर दिया। लेकिन बेंजामिन और वहां खड़े गार्ड ने फौरन बीच बचाव किया और उसे धर दबोचा। गोमेज के जुर्म कबूलने के बाद बेंजामिन तुरंत रिकार्डो के पास पहुंचा। रिकार्डो, जो हर रोज की तरह उस दिन भी स्टेशन पर बैठा था और गोमेज का इंतजार कर रहा था, उसने जब ये खबर सुनी तो वो खुशी से झूम उठा। उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी और ठंडी शांति थी। उसने बेंजामिन को गले लगा लिया। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक बेंजामिन को रिकार्डो का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। उसने बेंजामिन से तुरंत टीवी पर न्यूज देखने को कहा। बेंजामिन ने जैसे ही टीवी पर न्यूज देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। स्क्रीन पर जो चेहरा था वो गोमेज का था। गोमेज जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि आजाद घूम रहा था। पता चला कि गोमेज अब सरकार के लिए जासूसी का काम कर रहा था और उसे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत रिहा कर दिया गया था। यह खबर जब आयरिन को मिली तो वो भी गुस्से से पागल हो गई। बेंजामिन और आयरिन सीधे पुलिस स्टेशन गए और इंस्पेक्टर रोमानो से इसका जवाब मांगा। रोमानो वही करप्ट ऑफिसर था जिसने केस की शुरुआत में 2 निर्दोष मजदूरों से जबरदस्ती गुनाह कबूल करवाने की कोशिश की थी, जिसके बाद में बेंजामिन ने उससे लड़कर रिहा करवाया था। रोमानो ने बड़ी ढिठाई से कबूला कि उसने गोमेज को सरकारी मुखबिर बनाकर रिहा कर दिया है। बेंजामिन और आयरिन समझ गए कि उसने बेंजामिन से अपने अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा किया था, लेकिन उनके हाथ कानून से बंधे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। गुस्से और लाचारी में वो दोनों रोमानो के दफ्तर से निकले और वहां से जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, अचानक एक हाथ बीच में आया और दरवाजा फिर से खुल गया। सामने गोमेज खड़ा था। वो इत्मीनान से लिफ्ट के अंदर आया और उन दोनों के ठीक सामने खड़ा हो गया। लिफ्ट में एकदम सन्नाटा था। किसी ने कुछ नहीं कहा। गोमेज ने धीरे से अपनी जैकेट हटाई और अपनी कमर से गन निकाली। बेंजामिन की आंखों में आंखें डालकर गन लोड की और ये एक तरह की धमकी थी जो गोमेज उन्हें खुलेआम दे रहा था। अगले दिन बेंजामिन थोड़ा परेशान था। आयरन उसे परेशान देखकर उसके पास आई और कहा कि उन्हें ऑफिस के बाहर कहीं मिलना चाहिए जहां वो खुलकर बात कर सके। शायद अब आयरन भी बेंजामिन को चाहने लगी थी, उसी बारे में बात करना चाहती थी। दोनों ने शाम 8:30 बजे कॉफी शॉप पर मिलने का फैसला किया। अभी वो बात कर ही रहे थे कि एक इंटर्न ने आकर बताया कि बेंजामिन के लिए बाहर से फोन है। बेंजामिन समझ गया कि मामला पाब्लो का है। वो फौरन बाहर पहुंचा जहां पाब्लो नशे में धुत था और एक आदमी से झगड़ा कर रहा था। उसने मारपीट भी की थी जिससे उसकी नाक से खून बह रहा था। बेंजामिन ने जैसे तैसे मामले को रफा दफा किया और उसे लेकर अपने घर आ गया। बेंजामिन जानता था कि पाब्लो की पत्नी उसकी शराब की लत से बहुत परेशान थी और देर होने पर उसे घर में घुसने नहीं देती थी। बेंजामिन ने उसकी पत्नी को फोन करना चाहा, लेकिन पाब्लो ने बताया कि उसका फोन तो पिछले 1 साल से बंद पड़ा है, इसलिए वो खुद उसकी पत्नी को मनाने चला गया। काफी मिन्नतों के बाद उसने पाब्लो की पत्नी को राजी किया और उसे साथ लेकर अपने घर लौटा।
ताकि वो पाब्लो को अपने घर से साथ लेकर जा सके। जब वो वापस घर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेंजामिन के घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर पाब्लो की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बेंजामिन समझ गया कि गोमेज ने उसे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, लेकिन उसकी जगह पाब्लो मारा गया। अपने जिगरी दोस्त की मौत ने बेंजामिन को बुरी तरह तोड़ दिया। वहीं आयरन अब समझ चुकी थी कि बेंजामिन का उस शहर में रहना सेफ नहीं है। उसे यकीन था कि गोमेज के गुंडे अगला निशाना बेंजामिन को ही बनाएंगे। इसलिए उसकी जान बचाने के लिए आयरन ने अपनी पावर और पहुंच का इस्तेमाल किया और रातों रात बेंजामिन का ट्रांसफर जुजुए शहर करा दिया, ताकि वो गोमेज से दूर महफूज रह सके। पहले तो बेंजामिन ने जाने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन आयरन के जिद के आगे उसकी एक न चली। भारी मन से बेंजामिन स्टेशन पहुंचा, जहां आयरन उसे आखिरी विदाई देने आई थी। प्लेटफॉर्म की उस भीड़ में भी उन दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था। बेंजामिन ने जब आयरन की आंखों में देखा तो उसे महसूस हुआ कि आयरन के दिल में भी उसके लिए वही तड़प और प्यार है जो वो खुद महसूस कर रहा था। लेकिन आज भी उसके मन में दोनों के बीच का क्लास डिफरेंस और उम्र के फासले का संकोच था। उनके बीच की ये दीवार इतनी ऊंची थी कि उसे पार कर पाना बेंजामिन के लिए नामुमकिन था। इतने में ट्रेन आ गई और उसे उस आखिरी मौके को वहीं छोड़कर ट्रेन में बैठना पड़ा। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, आयरन उसके पीछे दौड़ी। दोनों की आंखों में बेइंतहा प्यार और दर्द था, लेकिन हालातों के चलते उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ रहा था। बेंजामिन अपनी अधूरी मोहब्बत और इस केस से जुड़ी हर एक चीज को पीछे छोड़कर शहर से दूर चला गया। इसके बाद कहानी सीधे 25 साल आगे यानी वर्तमान में लौटती है। बेंजामिन ने अपनी नॉवेल का एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया। उसने केस को नॉवेल का रूप देने के लिए कहानी तो सेम रखी, लेकिन उससे जुड़े लोगों के नाम बदल दिए और सबसे पहले उसे आयरन को दिखाया। आयरन को नॉवेल काफी पसंद आई, बस उसे कहानी का वो हिस्सा थोड़ा बनावटी लगा जहां हीरो जजियू जाने के लिए ट्रेन में बैठता है और उसकी प्रेमिका रोते हुए ट्रेन के पीछे दौड़ पड़ती है। बेंजामिन ने कहा कि उस दिन हकीकत में भी तो यही हुआ था। इस पर आयरन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर वाकई ऐसा ही हुआ था तो तुम मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? बेंजामिन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि आयरन का सवाल बिल्कुल जायज है, पर वो ये भी जानता था कि अब उन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके थे। आयरन ने शादी कर ली थी और अब उसके 2 बच्चे थे। बेंजामिन की शादी और फिर तलाक हो चुका था। दोनों के बीच की दीवार इतनी ऊंची थी कि चाहकर भी वो अपने दबे हुए जज्बातों को लफ्जों में बयां नहीं कर सकते थे। कुछ पल बाद बेंजामिन ने आयरन से कहा, आयरन, तुम जानती हो, पिछले 25 सालों से एक सवाल ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया है कि खाली जिंदगी कैसी होती है। क्योंकि रिकार्डो ने कहा था कि वो गोमेज को सजा के तौर पर वही खालीपन देना चाहता है। आज तक मुझे इस सवाल का सही जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन अब जब मैं इस केस पर नॉवेल लिख रहा हूं तो मैं वाकई जानता हूं कि उस खाली जिंदगी का असली मतलब क्या है। वे दोनों जानते थे कि इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ रिकार्डो ही दे सकता था, पर मुसीबत ये थी कि रिकार्डो वो शहर कब का छोड़ चुका था और उसका मौजूदा पता किसी को मालूम नहीं था। बेंजामिन और आयरन ने रिकार्डो का मौजूदा पता खोजने का फैसला किया। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार सरकारी दफ्तर से उन्हें पता चला कि रिकार्डो ने 1975 में अपना पता बदलवाया था। रिकार्डो का नया पता मिलते ही बेंजामिन अपनी कार लेकर उस पते की तरफ निकल पड़ा। शहर के शोर शराबे से बहुत दूर एक बेहद सुनसान और वीरान इलाके में उसे रिकार्डो का घर मिला। बेंजामिन ने अपनी कार बाहर पार्क की और घर के अंदर गया। उसने देखा रिकार्डो काफी बूढ़ा हो चुका था और कांपते हाथों से एक ट्रे लेकर किचन की तरफ जा रहा था। उसकी आंखों में आज भी वही पुरानी गंभीरता थी। किसी अजनबी को अपने घर में देखकर वो वहीं रुक गया। पहले तो वो बेंजामिन को पहचान नहीं पाया, लेकिन जब बेंजामिन ने अपना परिचय दिया तो उसे सब याद आ गया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद जब बेंजामिन ने लिलियाना और गोमेज का जिक्र किया तो रिकार्डो गुस्सा हो गया। उसने कहा, ये सब पुरानी बातें हैं और अब मैं सब भूल चुका हूं। उसने बेंजामिन को भी यही सलाह दी कि वो भी पुरानी बातें भूल जाए और जिंदगी में आगे बढ़े। रिकार्डो की ये बात सुनकर बेंजामिन हैरान रह गया। उसने पूछा, जिस कातिल को ढूंढने के लिए तुमने सालों स्टेशन पर इंतजार किया, उसे तुम यूं ही कैसे भूल सकते हो?
ये सुनकर रिकार्डो और ज्यादा गुस्सा हो गया और चिल्लाकर बोला, ये मेरी जिंदगी है, मैं इसे चाहे जैसे जीऊं। बेंजामिन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। वो जानता था कि लिलियाना के लिए रिकार्डो का प्यार कोई मामूली प्यार नहीं था और वो कातिल को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता था। उसने फिर से लिलियाना के बारे में पूछना चाहा, पर रिकार्डो ने अपना आपा खो दिया और चिल्लाते हुए कहा कि वो उसके घर से निकल जाए और फिर कभी वापस ना आए। बेंजामिन ने जाने से पहले रिकार्डो से कहा, उस घटना की एक एक बात आज भी मुझे परेशान करती है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा गोमेज को पकड़ने की कोशिश करता रहूंगा, और अगर वो जिंदा है तो एक ना एक दिन मैं उसे पकड़ ही लूंगा। जब रिकार्डो ने देखा कि बेंजामिन आज भी लिलियाना के कातिल को ढूंढने में लगा हुआ है तो उसका दिल पसीज गया। उसने बेंजामिन को रोका और उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। रिकार्डो ने कहा, जब गोमेज को असली सजा की बजाय सरकारी पद दे दिया गया था तो मैं समझ गया कि अब उसे कानूनी तौर पर सजा दिलाना नामुमकिन है। इसलिए मैंने कई दिनों तक उसका पीछा किया और एक दिन मौका पाकर उसे किडनैप कर लिया। फिर उसे एक सुनसान जगह ले जाकर गोली मार दी और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। बेंजामिन यह सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या यह सजा उसके लिए काफी थी? क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि उसकी मौत नहीं बल्कि उसे उसके लिए ऐसी जिंदगी चाहते हो जो पूरी तरह खाली रहे। रिकार्डो ने कहा, अब ये बात मायने नहीं रखती बेंजामिन, मैं सब भूल चुका हूं और तुम भी ये सब भूल जाओ। रिकार्डो की बातों में एक अजीब सा ठहराव था जिसने बेंजामिन को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो अभी भी दिल में कुछ उलझन लिए वहां से वापस लौट चला। लौटते वक्त बेंजामिन को केस से जुड़ी एक एक बात याद आ रही थी। वो उन यादों में खोया आगे चला जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में अपने मरे हुए साथी पाब्लो की बात गूंज उठी। एक इंसान दुनिया में अपना सब कुछ बदल सकता है, अपना चेहरा, घर परिवार, यहां तक कि धर्म भी, लेकिन वो कभी भी अपना जुनून नहीं बदल सकता। उसे रिकार्डो की 25 साल पुरानी वो बात आज भी याद थी। वो गोमेज को मौत नहीं बल्कि एक ऐसी जिंदगी देना चाहता था जो बिल्कुल खाली हो। बेंजामिन की अंतरात्मा बार बार कह रही थी कि रिकार्डो गोमेज को मौत की सजा नहीं दे सकता। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर बेंजामिन ने गाड़ी वापस रिकार्डो के फार्म हाउस की तरफ घुमा ली। शाम ढल चुकी थी। उसने कार कुछ दूर पहले रोक दी और पीछे के रास्ते से चुपचाप फार्म हाउस के अंदर घुस गया। वहां उसने जो देखा उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। रिकार्डो अंधेरे में गुप्त कोठरी की तरफ जा रहा था। बेंजामिन ने छिपकर उसका पीछा करना शुरू किया। कोठरी के पास जाकर उसने देखा कि उस सिलन भरी कोठरी में सलाखों के पीछे एक बूढ़ा और लाचार कैदी बैठा था। वो कोई और नहीं गोमेज था। रिकार्डो ने उसे मारा नहीं था बल्कि करीब 24 सालों से एक पिंजरे में कैद करके रखा था। वो बस उसे जिंदा रखने के लिए खाना देता था और वापस चला जाता था। बेंजामिन को देखते ही गोमेज के हाथ से खाने की थाली छूट गई जो रिकार्डो ने अभी सलाखों के अंदर रखी थी। गोमेज ने पिछले 24 सालों में रिकार्डो के अलावा किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा था। वो लड़खड़ाता हुआ सलाखों के पास आया और बेंजामिन का चेहरा छूना चाहा, पर बेंजामिन के कदम पीछे हट गए। उसने रुआ से गले से बस एक ही भीख मांगी, उससे कहो कि कम से कम मुझसे बात तो करे। रिकार्डो ने पिछले 24 सालों में गोमेज से एक शब्द भी बात नहीं की थी। बस उसे जिंदा रखने के लिए खाना देता और चला जाता। बेंजामिन सन्न रह गया। उसे समझ में आ गया कि रिकार्डो ने अपना वादा निभाया था। उसने गोमेज को एक ऐसी खाली जिंदगी दी थी जहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। पर इस बदले की आग में रिकार्डो खुद भी उस जेल का एक पहरेदार बनकर रह गया था। बेंजामिन को वहां देख रिकार्डो घबराया नहीं बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने कहा था कानूनन इसे उम्र कैद होगी, मैंने वही सजा दी है। बेंजामिन कुछ न बोल सका। वो बस चुपचाप वहां से लौट गया। रिकार्डो ने आखिरकार लिलियाना को इंसाफ दिला दिया था और गोमेज को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल चुकी थी। ये सब जानकर उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अब वो इत्मीनान से अपनी नॉवेल पूरी कर सकता था। उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सीख रिकार्डो से मिली कि अपने प्यार के लिए किसी भी हद को पार करना ही असली मोहब्बत है।
बेंजामिन पिछले 25 सालों से आयरिन को चाहता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया, और वो ये जानता भी था कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसने रिकार्डो से सीखा था कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। वो सीधा आयरीन के ऑफिस गया और उसे अपने मन की बात बता दी कि वो उसे प्यार करता है। आयरीन जानती थी कि उनका रिश्ता काफी उलझा हुआ होगा, लेकिन सच तो यही था कि वो भी बेंजामिन से प्यार करती थी। उसने बेंजामिन के प्यार को अपना लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।